हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमी पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक जो आपका अभी यहाँ पर इस क्लास में तो हम थोड़ी ही बात करेंगे उन टॉपिक्स पर। बाकी जब आप आगे क्लासेज आपकी बढ़ेगी, जब आप 12th में आएंगे तो इन टॉपिक पर बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। तो हमें फिलहाल तो उतना नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट आप हेडिंग डालिएगा, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो बेटा इसके बारे में आप लिखिएगा, every electrical appliance like an electric bulb comma radio or fan has a label, label, label plate on it, label plate on it, which tells us the voltage, ब्रैकेट में लिखना टू बी अप्लाइड, and the electrical power consumed by it। नेक्स्ट इसी में लिखना फॉर एग्जाम्पल, लिखना बेटा नीचे लाइन से लिखना, ए पावर रेटिंग ऑफ 100 watt, so 100 watt on the bulb means that it will consume electrical energy, at the rate of 100 joules per second, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, वो कहता है कि जैसे मान लो कोई भी आप न्यू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आते हो, जैसे आपके घर में फ्रिज आता है, कूलर आता है, एसी आता है, वॉशिंग मशीन आती है, तो इन सब पर एक आपका एक लेवल लगा रहता है, एक चिट जिसको हम बोल सकते हैं लगी रहती है कि और उस पर लिखा रहता है कि आपकी जो वोल्टेज होगी वहां पे देखना। आप सभी बच्चे प्लीज एक बार देखना कि वहां पे लिखा रहता है कि वोल्टेज आपकी 200 से 220 चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज लिखा होगा, पावर रेटिंग भी लिखी होगी। तो जैसे इसने हमने एग्जांपल की बात की है कि भाई अगर मैं 100 वाट का बल्ब की मैं बात करता हूं, तो 100 वाट बल्ब का मतलब है कि वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। तो 100 वाट का मतलब यही था आपका। जैसे अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे मान लेता हूं मैं 500 वोट है, तो 500 वोट का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका 500 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। ठीक है जी। तो यही सब चीजें हैं आपकी। तो आपको एक बार अपने घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो कोशिश करना प्लीज पर ऑफ करके, ठीक है, ध्यान देना, उन पे चिट लगी रहती है तो उस पे देखना कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है बेटा। जैसे आपका मोबाइल का चार्जर होता है, उस पर भी अगर आप देखोगे तो उस पे भी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है कि कितने वोल्ट है, कितने वाट का है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। तो वही आपकी कहलाते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक। तो बेटा अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। ठीक है जी, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पूरा लिखना आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले इसकी हेड है वो डेफिनेशन लिखिएगा, द वर्क डन by a source of electricity, the work done by a source of electricity to maintain a current
to maintain a current in an electrical circuit is known as electrical energy. It is known as electrical energy. ठीक है बेटा, तो देखो, तो बात कर रहा है कि वर्क डन, ठीक है ना बेटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है जी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कितनी बार, W अपॉन में Q, पढ़ा है ना बेटा सभी ने, ठीक है। तो W अपॉन में Q, फिर तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना जी, यहां से V इंटू में Q, और वर्क डन इज इक्वल टू में V, और Q का फॉर्मूला आपको पता है कि I इज इक्वल टू में Q अपॉन T। तो मैं लिख सकता हूं इसको, Q की वैल्यू क्या हो गई, I इंटू T। तो वर्क डन इज इक्वल टू VIT। और बेटा थोड़ा ध्यान से ध्यान से देखोगे, ये चीज VI क्या होती है, पावर। VI क्या होती है, पावर, और ये T का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टाइम। तो यानी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला हुआ वो आपके पास हुआ पावर इनटू टाइम। तो बेटा अब आप इसी के साथ में नोट करके लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ, LAW, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो भी वर्क डन होगा बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, यानी कि वही एनर्जी के बराबर हो जाता है। आपका वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, एनर्जी। तो यहां पर लिखेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है बेटा, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी हो जाता है, और आपने पढ़ा है अभी। तो यानी कि ये जो वर्क डन था, यही वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, पावर इनटू टाइम। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इसके भी कितनी फॉर्म बना सकते हैं आप, एनर्जी इक्वल टू में VIT हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है बेटा, और E इक्वल टू में आपने ये भी पढ़ा है कि V को मैं क्या लिख सकता हूँ, IR, V को क्या लिख सकता हूँ, IR। तो V की जगह IR लिख दो, और ये I पहले से ही था और ये T था, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा I²R इंटू T। ठीक है जी, तो ये नोट कर लेना। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट करके आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electrical appliance, the electrical energy consumed by an electrical appliance is given by the product of its power rating and time for which it works, यानी कि जितनी देर तक आप उसको यूज करते हैं या जितनी देर तक वो कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो अब सेकंड नोट करके लिखने का, सेकंड पॉइंट करके नोट करके कि भाई हमने W पढ़ा इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। तो यहां पे इसको लिख देना 1, यहां से लिख देना आपको 1। अब इसी के बारे में यहां पे लिखेगा नीचे लाइन से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कंक्लूड दैट CONCLUDE we conclude that number one मत लिखो अभी, we conclude that, कंटिन्यू लिखना, the electrical energy consumed by electrical appliance depends on two things, two things। नंबर 1, अब लिखेगा नंबर 1 पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस, पावर नंबर 1 में लिखना पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस, और नंबर 2
नंबर 2 में लिखना है आपको टाइम फॉर विच द अप्लायंस इज यूज, द टाइम फॉर विच द अप्लायंस इज यूज। ठीक है बेटा, ये था आपका इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखना किलो वाट आवर, HOUR आवर, इसको मैं बोलता हूं KWH, शॉर्ट में, K से किलो, W से वाट, H से आवर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है आपकी किलोवाट आवर, यानी कि ऐसी यूनिट जिसके आधार पर अपने घरों में जो हमारा बिल आता है, तो वहां पे देखा होगा, बिल में ध्यान से देखना, आप सभी बच्चे देखना है आपको कि वहां पे देखना KWH लिखा रहता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि उसी रीडिंग के आधार पे, उसी यूनिट के आधार पे हमारा बिल बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा 3 तरीके की यूनिट हो गई आपकी। तो नंबर 1 आपकी क्या हुई, वाट या जूल। ऐसा यूनिट की मैं बात करता हूं तो वाट, पावर की हो गई वाट, एनर्जी की हो गई जूल। बट अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द पावर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द पावर क्या हो गई, हॉर्स पावर, 746 वाट के बराबर। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी होते हैं किलोवाट आवर। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ए किलोवाट आर, ए किलोवाट आवर is the amount of electric energy consumed by 1000 watt, 1000 watt, WATT watt इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ब्रैकेट में लिख लेना। एग्जांपल के तौर पे हीटर, जैसे हीटर होता है ना 1000 वाट का होता है आपका, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद। When it operates for 1 hour, ठीक है नहीं, तो यानी कि 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर 1 वाट होगी और उसको मैं 1 घंटे के लिए यूज करता हूं, तो वो आपकी यूनिट क्या कहलाएगी, किलोवाट आवर में कहलाएगी। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट करके लिखेगा बेटा, इसमें लिखें द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्स, SELS, बेचना एक तरीके से, द इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द कंज्यूमर्स, ग्राहक, टू द कंज्यूमर्स in units known as kilowatt hour। तो ध्यान रखना है, आपके जो घरों में बिल आता है, ठीक है ना, तो वो यूनिट में आता है कि भाई इतनी यूनिट आपकी इस मंथ में खर्च हुई है, तो 1 यूनिट ध्यान रखना है। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डालने आपको रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड द जूल। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो 1 किलोवाट आवर, इसको आप ना ब्रेक कर लीजिए। देखो अगर मान लो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1 किलो गुना में वाट गुना में आवर, लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी, किलो का मतलब कितना होता है जी, 1000, इसको ऐसा यूनिट में बदल लेना है। ठीक है, 1 किलो यानी कि 10 टू द पावर 3, 1 वाट का हमने पढ़ा है कि जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। तो ये हुआ जूल पर सेकंड। ठीक है जी। अच्छा, आवर का मतलब यानी कि 1 घंटा, और 1 घंटे को हमें अपनी एसआई यूनिट, क्योंकि टाइम की जो यूनिट होती है वो किस में होती है बेटा, सेकंड होती है। एसआई यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, यानी कि उनको सबसे आपको एसआई यूनिट की फॉर्म में बदल लेना है। तो किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना,
पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड, तो 1 ये हो गया। आवर का मतलब हो गया जी 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स में, तो 1 आवर का मतलब हुआ जी 60 इंटू में 60 सेकेंड। ठीक है बेटा, तो इसमें कर दीजिए आपका, तो 3600 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड इनवर्स, और ये भी एक क्या है सेकंड ही है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 ये पॉइंट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 3.6। आप सभी को पता है जब मैं पॉइंट को लेफ्ट हैंड लेके आता हूं तो उतना ही पावर में पॉजिटिव लगा देता हूं, तो 1 2 3 तो गुना करके 10 की पावर कितने पॉइंट आप आ गए 1 2 3 लेफ्ट में, राइट में जाते तो पावर माइनस में, पर लेफ्ट में जा रहे तो पावर प्लस में, तो 3, और ये तो 3 पहले से ही था, ये इसके लिए आया और ये पहले से था, और आप देखो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ जूल, तो ये हुआ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये रिलेशन बेटा आपको याद रखना है, 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है, 101% आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा अभी सर्दियों में आप इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हो ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा अप रहे और आपको सर्दी महसूस ना हो, रूम हीटर जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक केटल होती है गर्म पानी करने के लिए, ठीक है नहीं, तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, पानी जैसे आपकी रोड होती है जिससे हम पानी को गर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि वहां पे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई देते हैं और हमें वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वहां पे, ठीक है। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। और बेटा केमिकल इफेक्ट भी होता है, वो ये आपके कोर्स में नहीं है, ये हम पढ़ेंगे 11th या 12th में, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, जो अभी हमारे कोर्स में इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हेडिंग आप लिखिएगा सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट का, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा लिखिए इसके बारे में, पहला पॉइंट करके लिखिएगा आप, when an electric current is passed through a high resistance wire, like nichrome wire, NiChrome, nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat, जिस रूम हीटर की हम बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा एक काम करना, जो मैंने अभी पॉइंट लिखा है उसको सेकंड नंबर लिख लेना, और जो अभी लिखवा रहा हूं उसको फर्स्ट, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख लेना, ठीक है। जो लिखवाया है वो सेकंड और जो अभी लिखवाने जा रहा हूं उसको फर्स्ट नंबर दीजिएगा। लिखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट is obtained by the transformation of transformation of electric energy into heat energy। तो देखो बेटा ऐसा क्यों होता है, देखो हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर कंडक्टर है वहां पर रेजिस्टेंस होती है, और देखो जब रेजिस्टेंस का मतलब हमने पढ़ा था कि वो करंट को फ्लो करने का अपोज करता है, करंट के फ्लो करने का अपोज करना है,
करता है। यानी कि अगर आपको कंटिन्यूसली करंट फ्लो करानी है तो आपको उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होना पड़ेगा। ओवरकम से मतलब यानी कि आपको और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। जैसे हमने पढ़ा नाइक्रोम रेजिस्टिविटी प्योर मेटल के कंपेयर में। नाइक्रोम क्या है, एलोय है। हमने बात की थी मेटल और एलोय, तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है, प्योर मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है आपकी। ठीक है, और एलोय क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होती है तो आपने देखा होगा ना, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं रूम हीटर की, ठीक है ना, तो वहां पे नाइक्रोम वायर की हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से। ठीक है, तो दे ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट, तो इसलिए वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है आपका। थर्ड पॉइंट करके लिखा, वर्क मस्ट बी डन, वर्क मस्ट बी डन by the current continuously, by the current continuously, 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 against, against AGAINST, against यानी के विरुद्ध, against the resistance of fire, against the resistance of wire, to keep it flowing, to keep its flow, यानी कि मतलब उसको बहते रहने, कंटिन्यूसली फ्लो होते रहने के लिए रेजिस्टेंस वायर के से ओवरकम होना पड़ेगा। तो अब नीचे लिखिएगा डेरिवेशन, डेरिवेशन लिखिएगा बेटा, नीचे लाइन से लिखिएगा, when an electric charge Q, when an electric charge Q moves against against a potential difference, against a potential difference, V लिखना है बेटा, potential difference ब्रैकेट में V, the amount of work done is given by, the amount of work done is given by V इक्वल टू हमने पढ़ा है W अपॉन में Q। ठीक है बेटा, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, V इंटू में Q के बराबर। ठीक है जी, तो यहां पे हम लिखे W इक्वल टू में V का फॉर्मूला लिख सकता हूं IR, और Q हमने बार बार पीछे भी पढ़ा है, Q की जगह में लिख सकता हूं IT। तो ये क्या बन गया, W इक्वल टू में I²RT। ठीक है, तो यही वर्क डन हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। जो वर्क डन होता है वही एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, या वही एनर्जी प्रोड्यूस भी होता है आपका। ठीक है जी, तो W इक्वल टू I²RT। तो करंट ने इतना वर्क डन किया, और वही वर्क डन एनर्जी के रूप में आपको महसूस होगा। यानी कि अब यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी आपको, हीट एनर्जी के रूप में मिलेगी। जैसे आपका बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें क्या मिलता है, हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और हमें क्या मिलता है, लाइट एनर्जी, प्रकाश मिलता है। जैसे मैं बात करता हूँ फैन, फैन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, आपको एयर मिलती है। ठीक है, एसी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो मैकेनिकल वर्क करेगा, और मैकेनिकल वर्क का मतलब वो भी आपकी क्या करता है, आपका जो रूम है उसको क्या करता है, कूल करता है। ठीक है, नहीं जो एयर है वहां पे उसके क्या करता है, कूलिंग सिस्टम करता है आपका। ठीक है, जैसे रूम हीटर की हमने बात की कि भाई सब जो आपने रूम हीटर चलाया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें सप्लाई दी और आपको क्या मिला, हीट एनर्जी मिली, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, नहीं तो ये बहुत आपका अलग अलग फॉर्म में आपको, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर वही कन्वर्ट होके अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। पर अब ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फैन है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो हीट थोड़े ना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वहां पे हीटिंग एलिमेंट नहीं है, वहां पे हीटिंग एलिमेंट नहीं है। हीट तभी प्रोड्यूस होगी जब वहां पे हीटिंग एलिमेंट होगा, यानी कि एलॉय वायर होगी। आपके जो फैन है वहां पे आपके प्योर मेटल के वायर यूज होते हैं, और फैन से आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, हीट एनर्जी नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, एयर सिस्टम चाहिए। ठीक है, नहीं तो फैन जब
को जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, और उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट में। आप पंखे को या फैन को ज्यादा देर तक चलाते हो वो थोड़ा बहुत गर्म भी हो जाता है, थोड़ा बहुत, पर उसका ज्यादातर यूज क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी आपने उसका जो मैक्सिमम यूज कहाँ पे हो जाता है, फैन को रन कराने में। ठीक है बेटा, पर अब देखो, अब वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी आपने हीटर को दी, पर वहां पे क्या हीटिंग एलिमेंट है, तो वहां पे आपको हीट एनर्जी मिलती है, वहां पे एयर नहीं मिलती है आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिवाइस को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, और वहां पे हीटिंग एलिमेंट है, किस तरीके का एलिमेंट है, तो उस तरीके की आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था आपका। अब यहां से आपको कुछ चीजें नोट करनी है, तो इसी के बारे में लिखिएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे ऐसे लिखिए, सॉरी दिस मत लिखिएगा, इसको नाम दे दिया वन, इक्वेशन वन। तो यहाँ पे लिख देना इक्वेशन वन इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स साइंटिस्ट का नेम है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखिएगा। अब आप यहां से बहुत सारी इंपोर्टेंट चीज आएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट में लिखिएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट इज क्लियर दैट the heat produced in a wire, अब नंबर एक करके लिखिएगा। नंबर एक यानी कि वर्क डन, ये वर्क डन यहाँ पे क्या, हीट प्रोड्यूस। देखो 1 2 3 चीजें हो गई, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस इन द वायर, नंबर एक करके लिखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग। नंबर वन में क्या लिखना है आपको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, यानी कि फिर उसके बराबर नीचे लिखना, नीचे लाइन में एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये एच भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है बेटा, फिर सेकंड आपने क्या देखा, ये भी तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना, तो यानी कि आप सेकंड पॉइंट करके लिखेगा। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा, आप ही के फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर है कि हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, यानी कि जितनी देर तक आप उसमें करंट फ्लो कराओगे तो हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आप सर्दियों में पानी को जब गर्म करते हो, अब ये तो यानी कि रोड डाली आपने और पानी गर्म हो गया, तो आपको 1 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आप लगाओगे तो पानी उतना ही ज्यादा गर्म होता चला जाता है। यानी कि जितनी देर तक आपने उस रोड का यूज किया तो उतनी ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, और उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट का मतलब है पानी उतना ही ज्यादा आपका गर्म होगा। तो यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, या आपने क्या पढ़ा है, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या मतलब पता चला कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग। नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितनी देर आपने करंट फ्लो जितनी देर तक आप उसको ऑन रखेंगे उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा, चलिए
अब हम नोट करके लिखना बेटा, नोट, नोट मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है नहीं, यहां पे लिख देना फ्रॉम पॉइंट वन, फ्रॉम पॉइंट वन, इस वाले पॉइंट से बेटा, ठीक है। अब लिखने के लिए आप लिख सकते हो आई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कहा था कि भाई अगर आप आई को बढ़ाओगे तो एच भी बढ़ेगा, करंट जितनी ज्यादा बढ़ाओगे हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, डिक्रीज करोगे तो हीटिंग इफेक्ट भी डिक्रीज होगा, ठीक है जी। ये तो चीज आपकी कितनी करंट आप उसमें फ्लो कराते हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई करंट को अगर मैं डबल कर दूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं एग्जांपल करंट को मैंने क्या कर दिया जी, डबल किया, तो हीट कितनी हो जाएगी, तो ध्यान देखना यहाँ पे आई का स्क्वायर है, आई को मैंने डबल किया, ठीक है ना, आई को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है ना बेटा। तो ये अब कितनी हो गई, 4 आई स्क्वायर हो गया ना, यानी कि कितनी बढ़ गई, 4 टाइम्स हो गई। करंट को डबल करने से एच क्या हो गई, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गई। करंट को अगर मैं हाफ कर दूं, करंट को अगर मैं हाफ कर दूं, अगर आई को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है नहीं, तो एच आपकी कितनी हो जाएगी, तो यहीं पे फॉर्मूले में रखो, तो हमें पता है कि भाई एच तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, एच तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर, तो आई को आपने हाफ कर दिया, ठीक है, पहले आई थी अब हाफ किया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी, अब आपकी 1/4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी जी, 1, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो 1/4 हो जाएगी। करंट डिक्रीज होगी तो हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं इसी से लिखना फ्रॉम पॉइंट सेकंड, फ्रॉम पॉइंट सेकंड, सेकंड पॉइंट क्या कहता है जी, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम है तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा। अब यहाँ पे जो आपका एक नंबर में क्वेश्चन आता है, लॉजिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से देखो इधर, अच्छा जी, तो इतना तो जा रहा है, रेजिस्टेंस को डबल किया तो हीटिंग इफेक्ट भी डबल होगा, रेजिस्टेंस को हाफ किया तो हीटिंग इफेक्ट भी आपका हाफ हो जाएगा। अब देखो, तो यानी कि अगर कोई चीज सीरीज में है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा, सोच के बताओ बेटा, कि अगर कोई भी कनेक्शन आपका सीरीज कनेक्शन है, कोई भी सर्किट, कोई भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेज अगर सीरीज में है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इन केस ऑफ सीरीज, सीरीज के केस में हमने पढ़ा हुआ है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट भी बेटा ज्यादा होगा, ठीक है जी। चलिए तो इसके बारे में आप लिखिएगा, इन केस ऑफ सीरीज में अगर हमें पता है कि क्या पता है हमने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, आप लिख सकते हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं तो हीटिंग इफेक्ट। अब इसी के बारे में इसके नीचे लिखिएगा, लाइन में लिखिए, ए गिवन करंट will produce more heat per unit time if the resistances are connected in series, ठीक है बेटा। और अगर मैं उन्हीं रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, यानी कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन में, अगर मैं जो रेजिस्टेंसेज को मैंने, जो रेजिस्टेंस, जितनी भी रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में कनेक्ट की थी, उतनी वही रेजिस्टेंस और उतनी ही रेजिस्टेंसेज को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो पैरेलल में हमें पता था जो आर इफेक्टिव होती है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ा था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फाइनल आंसर आता है वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से भी कम होता है, यानी कि रेजिस्टेंस घट जाती है, तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगी तो हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा, हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा जी, कम होगा, ठीक है बेटा। तो लिखिए अब इसमें, given current will produce less heat per unit time
if the resistance are connected in parallel, are connected in parallel. ठीक है बेटा, ये सब चीजें थी आपकी हीटिंग इफेक्ट में। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा इसके मैं आपको नोट्स बना के पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, तो आप उसको खुद से स्टडी करेगा। तो बेटा इसमें एक बात आपकी बची हुई है, नोट कीजिएगा हेडिंग। बेटा लास्ट हेडिंग आप नोट कीजिएगा, इसमें एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमें बात करना है हीटिंग इफेक्ट का, तो हमने पढ़ा, पर एप्लीकेशन के भी बारे में बात कर लेते हैं, तो इसलिए हम हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलिए नंबर 1 लिखिएगा आप इसमें, फर्स्ट लिखिएगा the heating effect of current, the heating effect of current is utilized, utilized, utilized in the working of electrical heating appliances, electrical heating appliances such as electric iron, comma kettle, 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 comma toaster, 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 comma electric oven, oven, microwave oven बोलते हैं जिसको, comma room heaters, comma water heaters। तो यहां पर इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में हीटिंग एलिमेंट का यूज होता है टू प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा बेटा आप, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट्स। थर्ड पॉइंट लिखेगा बेटा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, FUSE, फॉर प्रोटेक्टिंग household wiring and electrical appliances। तो जो बेटा ये मैंने आपको जो एप्लीकेशन लिखवाई है, इनकी सब हेडिंग लिखवाई है, बाकी जो इनके अंदर की चीजें से मतलब कि जो इसमें आपको थ्योरी आपको लिखनी पड़ सकती है, जो आपको समझना है वो आपको मैं पीडीएफ नोट्स के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप उसको स्टडी करना है और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उन पॉइंट्स पर आपको डिस्कस जरूर करेंगे हम। तो अभी तो सिर्फ मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया है, अभी इसके बारे में तो इसके बारे में हम 10-15 मिनट नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है थ्योरी वाइज। अब कम से भी कम अभी आपके पास 3 वीडियो और आएंगी, जिसमें आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल होंगे। नंबर 2 जो आज हमने क्लास में किया है उस पर बेस आपके न्यूमेरिकल होंगे। तो कम से भी कम आप बच्चे ध्यान रखना और तैयार रहना, आप लोगों को कम से भी कम 30 से 35 न्यूमेरिकल अब आपके पास आने वाले हैं। कुछ हम मिलके करेंगे प्रैक्टिस और कुछ आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो 3 वीडियो होगी वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है, उसमें जितने भी
उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। और मेरा तो मानना बेटा ये है कि इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, अगर आपकी बुक में वो चीजें दी हुई है तो सारी की सारी चीजें इंपोर्टेंट है, कोई भी एक भी चीज छोड़ने वाली नहीं होती है। तो इस भूल में कभी मत रहो कि ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, नहीं बेटा, चीजें पढ़नी है तो सारी पढ़नी है, इंपोर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, पढ़ाई में तो होती नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो सीरियस पढ़े, रेगुलर वे में पढ़े, और अगर आपकी बुक में कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो चीज एग्जाम में आती है नहीं आती है वो मैटर नहीं है। अरे इस बार 10th के एग्जाम में नहीं होगी तो ये थोड़े ना कि हम पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, आगे भी हमें पढ़ना है। तो अच्छे से स्टडी करना है इन 2 वीडियो को, ताकि आपको एक तो नंबर 1 सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली वीडियो, और 2 वीडियो ये जो आप मैंने आज अपलोड करने वाला हूँ कल में। तो पहले इन वीडियो को देखेगा, फॉर्मूले नोट करने हैं, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। और कुछ 2-3 दिन बाद आपको शायद मैं वेडनेसडे में पीडीएफ भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस की, जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं आप प्लीज करिएगा, और बाकी सारे क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान